हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक नेविगेटर्स। बहुत सारे लोगों की क्वेरी है कि क्या बिना हॉरोस्कोप चार्ट देखे सिर्फ पंचांग के एलिमेंट से भी प्रेडिक्शंस की जा सकती हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बिना हॉरोस्कोप चार्ट देखे सिर्फ किसी के पंचांग के 5 एलिमेंट्स देखकर भी रीजनेबल प्रेडिक्शंस की जा सकती हैं। इसके लिए जो सबसे ज़रूरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको अपना कैलेंडर देखने का तरीका पूरी तरह से बदलना पड़ेगा। न्यूमरोलॉजी का भी यही बेस है, जो हमारा पंचांग है, जो कैलेंडर है। जैसे राम जन्म हर साल चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। डेट्स वेरी होती रहती हैं, कभी ये 13 तारीख का बन सकता है, 14 का बन सकता है, 12 का बन सकता है। सो दीज डेट्स कैन बी चेंज। लेकिन जो तिथि है जिस पर हमारा हॉरोस्कोप चार्ट चलता है वो हमेशा सेम रहती है, वो हमेशा नवमी रहेगी। सो ये डेट ऑफ बर्थ है, हर साल यही रहेगी। तो सबसे पहले जो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देखना है वो आपको इसी अकॉर्डिंग देखना है। तिथि सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके बर्थ चार्ट की प्रेडिक्शन के लिए। अगर आप न्यूमरोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसके लिए भी जो बेस है वो यही है, यही नंबर है। कई लोग कैलकुलेट करते हैं कि बर्थ हमारा 21 का है, 2 + 1 3 और ये 3 नंबर इस प्लैनेट का है, तो ये प्रेडिक्शन है, जो यूजुअली करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो बेस है इसका वो तिथि पर चलेगा। आपको तिथि देखना है और तिथि के लॉर्ड देखने हैं। हर तिथि का एक लॉर्ड है, प्लैनेट लॉर्ड है, और उसका बेस क्या है? उसका बेस है होरा साइकिल, आर साइकिल, जो अगेन बेस्ड है प्लैनेट्स की मूवमेंट पर। तो ये जो सारा ओरिजिन है ये प्लैनेट्स की मूवमेंट से चल रहा है। होरा बेसिक यूनिट ऑफ टाइम आर, जिससे बनती हैं आगे तिथियां और फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन होती हैं। तो सबसे पहले हमें चेंज करना है अपना कैलेंडर देखने का तरीका। जब भी हम कैलेंडर में कोई डेट देखें, बजाय उसको वेस्टर्न फॉर्म में देखने के, उसे देखना शुरू करें पंचांग के एलिमेंट के साथ। जैसे कृष्ण जन्म है, कृष्ण जन्म है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी, तो पक्ष कृष्ण पक्ष, अगर मून जो है वो वीकनेस की तरफ जा रहा है, स्ट्रेंथ से वीकनेस की तरफ जा रहा है, सन की तरफ जा रहा है, अमावस की तरफ जा रहा है। शुक्ल पक्ष, मून फ्रॉम अमावस टू पूर्णमासी जा रहा है, मून जा रहा है स्ट्रेंथ की तरफ। तो ये है दो पक्ष, और उसके बाद हैं तिथियां। अब तिथि के लॉर्ड क्या हैं? तिथि के लॉर्ड हमें याद होने चाहिए, जो हम बहुत इजीली याद कर सकते हैं, क्योंकि यही हफ्ते के 7 दिन हैं जो 1 से शुरू होते हैं। सो प्रतिपदा तिथि है, प्रतिपदा तिथि के जो लॉर्ड हैं, प्लैनेट लॉर्ड हैं, वो है सूर्य, सन। तो 1 नंबर सन का है। द्वितीया तिथि ये है मून का। तृतीया मंगल, चतुर्थी मरकरी, पंचमी जुपिटर, षष्ठी वीनस, सप्तमी सैटर्न और अष्टमी राहु। अब अगर हम होरा साइकिल देखें तो होरा साइकिल भी ऐसे ही चलती है, 1 से 8 तक की होरा साइकिल रहती है। 8वां जो है दैट इज कंसिडर द एंड ऑफ इट, एंड ऑफ अ साइकिल, एंड ऑफ अ पर्टिकुलर साइकिल। तो ये साइकिल अब हमारी कैसे चली है? हमारी साइकिल चली है संडे टू सैटरडे। नंबर 1 वॉज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। एक दिन हमने इसमें एक्स्ट्रा रखा है 8 नंबर का, 8 नंबर है राहु का। जिनका अष्टमी का बर्थ होता है उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि अष्टमी का जो बर्थ है वो राहु उसके लॉर्ड है। तो इन लोगों की लाइफ में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे श्री कृष्ण का जन्म था कृष्ण पक्ष की अष्टमी का, तो इसलिए उनकी लाइफ जो थी बहुत उसमें चेंजेस देखने को मिले, क्योंकि राहु इसके लॉर्ड हैं। इसके आगे अगर हम चलते हैं, नवमी से शुरू करते हैं। सो वही साइकिल दोबारा रिपीट होती है। नवमी फिर से सन, दशमी मून, एकादशी मंगल, द्वादशी मरकरी, त्रयोदशी जुपिटर, चतुर्दशी वीनस, और पूर्णमासी या अमावस, इसके लॉर्ड अगेन सैटर्न और राहु, दोनों कंबाइंड है, अमावस, सैटर्न और राहु। तो ये हमारा एक पक्ष पूरा हो गया, 15 दिन। इसी तरह हमारे दूसरे पक्ष का भी चलेगा 16वीं तिथि से अगली 30 तारीख तक, या शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक।
अब जो प्रतिपदा तिथि है उसका जो सूर्य है वो डिफरेंट है, और नवमी तिथि का सूर्य जो है वो डिफरेंट है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है। जो द्वितीया का मून है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, और जो दशमी का मून है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखनी है। उसके बाद आप इजीली तिथि से भी बहुत रीजनेबल प्रेडिक्शंस हो सकती हैं। तिथि का लॉर्ड कौन है, उसमें पक्ष कौन है, कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, आपको जो अपना कैलेंडर देखने का तरीका है उसको पूरी तरह से बदलना है। आपको कैलेंडर अब देखना है मंथ के हिसाब से, चैत्र कृष्ण पक्ष, अष्टमी नवमी दशमी जो भी तिथि है। सो पहले देखना है कि वो पक्ष कौन सा है, मून स्ट्रेंथ की तरफ जा रहा है या मून वीकनेस की तरफ जा रहा है। कृष्ण पक्ष में यूजुअली जो काम होते हैं वो बैक एंड काम होते हैं, बैक एंड काम के लिए फेवरेबल रहता है। शुक्ल पक्ष की जो तिथियां हैं उसमें फ्रंट एंड काम के लिए पॉजिटिव है। तो कृष्ण पक्ष में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं किसी काम की, और शुक्ल पक्ष में उस काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये एक नेचुरल फ्लो है जो बेटर रिजल्ट्स देता है। मुहूर्त के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, नेटल प्रेडिक्शंस के लिए भी यूज़ किया जाता है बिना हॉरोस्कोप चार्ट देखे। कई लोग ऐसा कहते हैं कि कुछ एनर्जीज जैसे राहु काल को बहुत ही जनरली इनऑस्पिशियस माना जाता है, या अमावस्या को बहुत इनऑस्पिशियस माना जाता है। तो ऑस्पिशियस या इनऑस्पिशियस, शुभ या अशुभ किसी अगर चीज़ को, किसी एनर्जी को माना जाता है तो कुछ पर्टिकुलर काम के लिए माना जाता है। इन जनरल उसको अशुभ नहीं माना जाता। सो आपको इसमें समझना क्या है कि जो एनर्जी है, ज़रूरी चीज़ ये है कि आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। अगर दिन में राहु काल को ये कहा गया है कि राहु काल अशुभ है, तो वो हर काम के लिए अशुभ नहीं है। आपको वो काम देखना है जो उस काल में अच्छे से हो सके, जिसको अच्छे से किया जा सके। तो बेसिकली आप क्या देख रहे हैं, आप उस एनर्जी की यूटिलाइजेशन के लिए सही चैनल ढूंढ रहे हैं कि उस एनर्जी को आप सही यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर राहु काल की बात करें तो राहु काल अशुभ माना जाता है सिर्फ नए काम शुरू करने के लिए, किसी तरह की नई शुरुआत के लिए अशुभ माना जाता है, किसी नई यात्रा शुरू करने के लिए अशुभ माना जाता है। लेकिन अगर आपने राहु काल के समय को सही से इस्तेमाल करना है, अच्छे से इस्तेमाल करना है, देन गो फॉर डीप रिसर्च। अगर आप स्टूडेंट हैं और कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा, तो देखें दिन में राहु काल कब है, उस टाइम में उस कॉन्सेप्ट को पढ़ें तो वो आपको डेफिनेटली क्लियर होगा। क्योंकि उस टाइम जो राहु की एनर्जी है वो उस टाइम बहुत बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। राहु की जैसे स्टोरी हमने सुनी है स्वर्ण भानु राक्षस की, तो जिससे हमें ये पता लगता है, एक ब्रीफ में जैसे स्टोरी बताएं तो स्वर्ण भानु जो राक्षस था, जब देव और दानव का युद्ध हुआ, उसमें जब अमृत कलश निकला और देवताओं और दानवों की जो युद्ध हुआ कि इस अमृत कलश को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लिया और एक एक करके सिर्फ देवताओं को वो देने लगे। स्वर्ण भानु जो राक्षस था उसने इस डिसेप्शन को पहचान लिया और वो देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। सूर्य और चंद्र के बताने पर विष्णु जी ने स्वर्ण भानु राक्षस के दो टुकड़े किए, सर जो था वो राहु बना और धड़ बना केतु। तो इस कथा से जो हमें पता लगता है, जो स्वर्ण भानु राक्षस की जो क्वालिटी थी, वो इतना फोकस्ड था कि वो भगवान विष्णु के जो डिसेप्शन है उसको भी पकड़ सकता था। सो इतनी फोकस्ड एनर्जी है राहु की कि वो किसी भी तरह के डिसेप्शन को पकड़ सकता है, और उसके ऊपर वो खुद इतनी डिसेप्टिव एनर्जी है कि वो भगवान विष्णु को भी डिसीव कर सकता है। तो अगर आप राहु काल में या अमावस के दिन इस तरह के काम करेंगे जो रिसर्च बेस्ड हैं, जिसमें आपको डीप रिसर्च चाहिए, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो कोई भी एनर्जी, चाहे वो राहु की है, केतु की है, शनि की है, मंगल की है, वो बुरी तब तक है जब तक आपको ये नहीं पता कि आपको उसको इस्तेमाल कैसे करना है। बेसिकली इट इज़ अबाउट अलाइनिंग योरसेल्फ विद द नेचुरल फ्लो ऑफ एनर्जी। आपको नेचर के साथ कनेक्ट करना है कि नेचुरल एनर्जी कैसे फ्लो कर रही है, उसका आप बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे दिन में सोना, रात में दिन में जागना, रात में सोना। सो ये एक नेचुरल फ्लो है। अगर आप इसको उल्टा कर देंगे सो आपको जो नेचुरल एनर्जी है वो आपको सही रिजल्ट नहीं देगी। सो आपको करना है नेचुरल फ्लो के साथ चलना है, नेचर के साथ अपने आप को अलाइन करना है।
जैसे गर्मी के मौसम में आप गर्मियों की फसल लगाएंगे तो बेटर रिजल्ट है, गर्मी के मौसम में आप गलत फसल लगाएंगे तो रिजल्ट अच्छे नहीं हैं। तो मुहूर्त भी यही है, प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी भी यही है। ये कोशिश करती है ये जानने की कि नेचुरल फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है, उसके साथ आप अपनी एक्टिविटीज़ को कैसे अलाइन कर सकते हैं जिससे कि आपको बेस्ट रिजल्ट अपने काम के मिल सकें। बहुत सारा एफर्ट इसलिए वेस्ट हो जाता है क्योंकि आपके पास सही टाइम पे सही डायरेक्शन नहीं है कि इस टाइम पे क्या काम आपको करना चाहिए जो आपको बेटर रिजल्ट देता है। तो आप गलत टाइम पे वो काम कर रहे हैं जिसमें उसका रिजल्ट नहीं आने वाला, जिससे कि फ्रस्ट्रेशन होती है और आपको लगता है कि कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सो बेटर लुक आउट फॉर द बेस्ट टाइम। सबसे पहले उस बेस्ट टाइम को देखें जिसमें जो नेचुरल एनर्जी है वो आपको मदद करने वाली है उस काम के लिए। उसके बाद अपने कामों को एग्जीक्यूट करें।